जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस के साथ एक नोट टेकिंग ऐप बनाएंगे। हम इस ऐप की मदद से नोट्स बना सकते हैं। जिस तरह से आपके पास ये शो हो रहे हैं, लर्निंग HTML 10 डेज 10 to 20 डेज रिएक्ट जेएस। जिस तरह से मैं बनाता हूँ अपना टाइम पीरियड के 10 दिन मैंने HTML सीखनी है, नेक्स्ट मैंने रिएक्ट सीखनी है। इस तरह से बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो आप इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करोगे। जिस तरह से मैं इसमें अब नेक्स्ट बनाना हो रिएक्ट नेटिव का कि 20 डेज रिएक्ट नेटिव चैलेंज, 20 डेज रिएक्ट नेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसमें नोट्स ऐड करेंगे। तो आपने इसमें एक और फंक्शन देखना है कि नीचे आपके पास करैक्टर बच रहे हैं बाकी कि 76 करैक्टर लेफ्ट। इसमें हमने लिमिट रखी हुई 100 तक। आप 100 से इंक्रीज़ करना चाहो, डिक्रीज़ करना चाहो, आसानी के साथ कर सकते हो। जब आपने इसको बना लेना, उसके बाद इसको सेव कर देना है, तो ये आइटम हमारे पास ऐड हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगी, हमें खुद से डिलीट करना पड़ेगा। इसमें हम लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी जो ऐप है जिस तरह से बाकी नोट्स ऐप काम करती हैं एग्जैक्ट उसी तरह से कर रही है। इसमें डिज़ाइन और ऑप्शन मैंने थोड़े से लिमिटेड रखे हैं ताकि जो बिगनर्स हैं वो इसको बना लें। बाकी आपको इसकी जो कोर है वो समझ आ जाएगी, आप खुद से बाद में इसमें फीचर्स ऐड कर सकते हो। एक तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि इसमें बाकी कितने करैक्टर लेफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप जिस तरह से इसमें आइटम्स ऐड करते जाओगे ऑटोमेटिकली ये उसको अरेंज करता जाएगा। उसके बाद अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करके हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक आपकी नोट टेकिंग ऐप है यूजिंग रिएक्ट जेएस। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा देगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब नोट ऐप को बनाने के लिए सबसे पहले आपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप व्यू के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद लास्ट पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है टर्मिनल, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जो आप पहली कमांड लिख, तो इसमें जस्ट आपने लिखना होता है npx क्रिएट और रिएक्ट डैश ऐप, और उसके बाद आपने कोई भी फोल्डर का नाम दे देना, माई ऐप दे दो, अपना नाम रखना चाहो। जिस तरह से मैंने इस दफ़ा रखा है नोट ऐप, तो आप जो भी नाम रखना चाहो यहाँ पे आप रख दोगे। उसके बाद आपने इंटर करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपकी रिएक्ट जेएस इंस्टॉल होके खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। अगर खुद ही ना हो तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कि CD, और उसके बाद आपने उस फोल्डर का नाम देना है और फिर आपने कमांड लिखनी है npm start, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट होगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपको रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन का ही नहीं पता तो एटलीस्ट आप रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन पहले सीख लो। जिस तरह से मैंने आपको प्रोसेस बताया, प्रोसेस यही है। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप एक दफ़ा रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन लाजमी सीख लेना। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, लेकिन जिन्होंने पहले जो रिएक्ट जेएस में थोड़ा बहुत काम किया है तो उन्हें तो पता है कि किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आपने SRC फोल्डर के अंदर जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उसको डिलीट कर देना होता है। हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम इनको यूज़ नहीं करते, हम अपनी खुद से जो फाइल्स हैं वो बनाते हैं ताकि हमें वो थोड़ा सा उसको एडिट करना और याद रखना आसान हो जाता है, और उसको हम स्ट्रक्चर भी खुद से करते हैं। अब जितनी भी इसकी अननेसेसरी फाइल है वो सारी मैं डिलीट कर रहा हूँ। जस्ट SRC के अंदर आपकी app.js और index.js ये फाइल्स होनी चाहिए। पब्लिक के अंदर ये लोगोज आप डिलीट कर दो, और उसके बाद ये मैंने एक मिनी फाइल भी डिलीट कर दी, वो रहने दो, तब भी कोई मसला नहीं, डिलीट कर दोगे तब भी इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद app.js के अंदर आपने जितना भी इसका अननेसेसरी कोड है वो सारा उड़ा देना है, जिसमें आपके पास ये ऊपर app.css और logo.svg इन सब को डिलीट कर दिया। अब रिटर्न के अंदर जस्ट हम एक दफ़ा प्रिंट करवा देंगे ऐप, इसके अंदर हम ऐप लिख देंगे और उसको हमने प्रिंट करवा देना, बस सेव किया। अब उसके बाद आपने आ जाना index.js के अंदर। index.js के अंदर भी जितना आपका अननेसेसरी कोड है वो आपने हटा देना है। ये जितने भी आपके लिंक्स लगे हुए हैं, बस आपके पास ना 3 दिए होने हैं लिंक्स। एक आपका होना इम्पोर्ट ऐप प्लगइन, ये जो ऐप आपका कंपोनेंट है इसको, और उसके बाद रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ये 3 आपके इंपोर्ट होंगे। और जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास जस्ट ऐप नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। आप इसको यहाँ पे देखो, जस्ट हमारे पास ऐप आ गया। तो ये तो हमारा हो गया रिएक्ट की स्टार्टिंग। अब हमने प्रोजेक्ट के हिसाब से SRC फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट वाला फोल्डर लेना है और उसके अंदर हमने अपने कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफाइन करने हैं। कंपोनेंट्स, अब जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि हमारे पास एक ऐड करने वाला कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम
जो आइटम्स हैं उसको ऐड करेंगे, अपने जो टास्क हैं, अपने जो नोट्स हैं उसको ऐड करेंगे। तो कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला जो हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसको हम नाम देंगे क्रिएट और अंडरस्कोर क्रिएट कंपोनेंट कर दो या क्रिएट नोड कर दो, जो भी करना चाहो .js क्रिएट नोड .js। उसके बाद हमें एक और इसका चाहिए होगी फाइल, उसका नाम होगा notes.js और एक और फाइल हम इसके अंदर लेंगे node.js। एक हमारे पास होगी नोट्स जिसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे, फिर हमारे पास होगा node.js जिसके अंदर हमारा फाइनल नोट बन के जाएगा। उसके बाद कंपोनेंट के अंदर एक और हम फाइल क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे header.js। इसके अंदर हम हेडर कंपोनेंट जो है वो लिखेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर एक style.css की फाइल ले लेनी है, style.css हमारी थोड़ी सी होनी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं एक ही फाइल इसके अंदर रख रहा हूँ। लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो हर कंपोनेंट के लिए अलग से CSS की फाइल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगी। अब ये node.js हमारे पास फोल्डर बन गया, हमें ये फोल्डर नहीं चाहिए, हमें ये फाइल चाहिए। तो हम अगेन यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे notes.js। अब सबसे पहले जो हमारे पास हेडर कंपोनेंट है इसके अंदर हम हेडर का कंटेंट लगाएंगे। तो सिंपल हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेना है और इसको हम नाम दे दो हेडर और यहाँ पे आप इसको रिटर्न कर दो वैल्यू। इसकी रिटर्न के अंदर जस्ट हमने h1 का टैग रिटर्न करना है और उसके अंदर हमने लिख देना है आई एम नोड क्लोन या जस्ट आप लिख दो नोड ऐप क्लोन, जो भी आप टेक्स्ट इसके अंदर लिखना चाहो वो आपने लिख दिया। अब इसको हमने सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे आप करोगे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट हेडर। अब इसको आपने लगा देना है ऐप कंपोनेंट के अंदर, इसको आपने लगा देना ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो आप आओगे ऐप कंपोनेंट के अंदर app.js के अंदर, इसको सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट और हेडर, और इस हेडर को आप यहाँ पे आपका ऐप आ रहा है लिखा हुआ, इसकी जगह आप हेडर को रिप्लेस कर दो। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास नोड ऐप क्लोन आ गया। ये जो CMD इसको हम क्लोज कर देते हैं नीचे यहाँ पे, ताकि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल हमें क्लियर नज़र आए। अब ये हो गया। उसके बाद आपने आ जाना नोट्स, आपका जो notes.js के अंदर, इसके अंदर आपने कंपोनेंट लगाना है। इसको आप कांस्टेंट लगाओ, फिर इसको आप लगाओ नोट्स और यहाँ पे इसको भी आप जिस तरह से सेम आपने हेडर वाला कंपोनेंट लगाया उसी तरह से इसकी वैल्यू रिटर्न करोगे यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप इसको दे दोगे कुछ भी, हम दे देते हैं इसको नोट्स, और इसको भी यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और नोट्स कंपोनेंट। अब इसको भी आपने लगा देना है app.js के अंदर। app.js के अंदर आप इसको भी इंपोर्ट करो जिस तरह से आप सिंपली हेडर को कर रहे हो। तो आप यहाँ पे करोगे इंपोर्ट नोट्स कंपोनेंट और इसको आप इसके नीचे लगा दोगे। अब बाकी जितने भी आपके नोट्स के कंपोनेंट है ना, उन सब को आपने लगा देना है इस node.js के अंदर। तो अल्टीमेटली ये सारे रेंडर हो जाएंगे app.js के अंदर, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ मिल जाने हैं। अब हमारे पास हेडर और नोट्स दोनों आ गए। अब इसको आप चेक करो, हेडर का टेक्स्ट भी आ रहा है, नोट्स का भी आ रहा है। अब उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है ना क्रिएट नोड वाला। अब क्रिएट नोड के अंदर आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर आपने अपना कोड लिखना है अपने आइटम्स को क्रिएट करने के लिए। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर आप इसको क्रिएट नोड दो, क्रिएट नोड और इक्वल किया यहाँ पे, और इसके अंदर आप रिटर्न के अंदर इसको वैल्यू दोगे। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने एक डिव लेनी है, ताकि इसको हमने बाद में स्टाइल भी तो करना है। डिव, और डिव को आपने लगा देनी है क्लास इसको हम लगाएंगे नोट, और इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे, यहाँ पे डिव ली, और इसको हमने क्लास लगा देनी है माई अंडरस्कोर नोट। अब इसके भी अंदर आपने एक लेना है टेक्स्ट एरिया का टैग। आप इसमें इनपुट का टैग ना लेना, आप इसमें लेना टेक्स्ट एरिया का टैग। तो उसमें आप इसको कॉलम दोगे, आप 10 कॉलम इसको आप दोगे यहाँ पे 10, और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है रो का। आप इसके अंदर कॉलम और रो लगाते हो, तो रो आप इसको दोगे 5, और यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा क्लोज भी कर लो टेक्स्ट एरिया की, ताकि आपके पास एरर जो है वो गायब हो जाए। अब इसको हमने कॉलम भी लगा दिए, रोज भी लगा दिए। उसके बाद आपने इसमें लगा देना प्लेस होल्डर में जस्ट हमें लिखना है टाइप और आगे डॉट लगा देना, और फिर आप इसको हमने लगा देनी है मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ इसको हम लगाएंगे 1000 लग गया 100।
अब जहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया वाला टैग एंड हो रहा है ना, उसके नीचे या आपका जहाँ पे नोट हो रहा है बेशक इसके नीचे आ जाओ, आपने एक और डिव लेनी है। तो मैं इसी के अंदर एक दफ़ा ले लेता हूँ, बाद में अगर मैं चेंज करनी पड़ी तो हम कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं। डिव, और डिव को आपने क्लास लगा देनी है, क्लासेस को लगा दोगे आप नोड फुटर, नोड अंडरस्कोर फुटर, और इसके अंदर जस्ट आपने एक बटन का टैग लेना है, एक बल्कि इसके अंदर आप स्पैन का टैग लोगे, स्पैन का टैग, और स्पैन के अंदर आपने जस्ट लिख देना है लेफ्ट, लेफ्ट, और फिर आपने लेना है एक बटन का टैग, बटन का टैग लिया, बटन के अंदर आप लिख दो इसको सेव, और यहाँ पे आप इसको क्लास लगा दो, क्लास इसको आपने लगा देनी है नोड अंडरस्कोर सेव। अब ये जो आपका क्रिएट नोड वाला कंपोनेंट है इसको आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, डिफ़ॉल्ट क्रिएट नोड। अब इस क्रिएट नोड को आपने इंपोर्ट कर लेना है नोड्स के अंदर, एक आपके पास कंपोनेंट है नोड और एक आपके पास है नोड्स, इसको आपने इंपोर्ट करना नोड्स के अंदर। अब यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट, इंपोर्ट और नोड्स, यहाँ पे हमने क्रिएट नोड किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट नोड फ्राम, ये आ गया फ्राम क्रिएट नोड, वो फाइल का आपका यूआरएल आ गया, और इसको आपने सिंपली यहाँ पे लगा देना, ठीक हो गया। और इसको आप एक डिव के अंदर रैप करोगे, क्योंकि हमने नोट्स के लिए भी अलग से एक डिव लेनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास नेम, और इसको आपने क्लास नेम दे देनी है नोट्स। अब इसकी जो चिल्ड्रन क्लास है, मतलब क्रिएट नोट जिसके हमने क्रिएट किया हुआ है, उसकी क्लास का नाम है नोट, और जो हमारे पास पेरेंट है इसके हमने दे दिया नोट्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा कोड आना, ज़्यादा आपके पास कंपोनेंट्स आने हैं, तो ये आपके पास लग गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर, अब इस कोड को आपने ना थोड़ा सा अच्छे से समझना है और फॉलो अलॉन्ग करते जाओ, तब भी कोई मसला नहीं। अगर आप साथ में कॉपी पेंसिल निकाल के साथ लिखना चाहो तो वो भी आप लिखो, क्योंकि स्टार्ट में आपको हर तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लगाना है कांस्टेंट, कांस्टेंट के अंदर आप इसको दोगे नोट्स, फिर आप इसको दोगे सेट नोट्स, ये आपके दो वेरिएबल्स लग गए। अब इस तरह से आप स्टेट यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट का। अब यूज़ स्टेट के अंदर आप सिंपली एक खाली वैल्यू देते हो, खाली वैल्यू तो हमने दे दी, लेकिन इसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन लगा देना है। अब ये थोड़ी सी एक क्रेजी ट्रिक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, कांस्टेंट लेना है, और कांस्टेंट को आप नाम देना है डाटा। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारा डाटा है ना, वो स्टोर होना है लोकल स्टोरेज के अंदर। अब लोकल स्टोरेज का डाटा गेट करने के लिए हम इसी के अंदर अगर फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो वो हमें बाद में इस्तेमाल करना आसान होगा। अगर इसके अलावा हम इसको यूज़ इफेक्ट में ले जाएंगे तो हमारी जो वर्किंग है किसी ब्राउज़र में होगी, किसी में नहीं होगी, और एरर भी देगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपके पास कोई एरर नहीं आना। एक यूज स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो नोट्स है उसकी वैल्यू हमने इम्प्टी कर दी, लेकिन इसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन लगा दिया। तो उसके अंदर आप लगाओगे यहाँ पे जेसन, उसके बाद डॉट पैरास, और फिर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स, और इसके अंदर आपने वो टेबल का नाम रखना है जो आपने इसके अंदर देना है लोकल स्टोरेज के लिए, जिस नेम के साथ आप इसको सेव करोगे। मैं इसको दूंगा माई डाटा, आप इसको नोट्स देना चाहो या जो भी नाम रखना चाहो। मैं इसको नोट्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने इसको क्रिएट किया था तो मैंने इसको नोट्स दिया था, वो मसला ना हो जाए इसका। समटाइम वो मैच का आ जाए ना सेम टेबल, वो भी बाद में हमारे लिए मसला होता है, समटाइम वो हमें रिजल्ट सही नहीं मिलता। तो रिटर्न के अंदर डाटा के अंदर आप या तो हमारे पास डाटा रिटर्न होगा या हमारे पास एक खाली एरे रिटर्न होगा। ठीक होगा, इस कंडीशन की समझ आ गई कि इस वेरिएबल के अंदर हम जब डाटा इंटर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर, तो इस डाटा वाले वेरिएबल के अंदर वो उसको हम गेट कर लेंगे। अभी हमारे पास नहीं है तो इसलिए इसने कोई एरर नहीं देना। अगर हमारे पास डाटा मौजूद हुआ ठीक है, अदरवाइज ये हमें एक खाली एरे जो है वो रिटर्न कर देगा। अब इस कांस्टेंट से बाहर आपने आ जाना है, यहाँ पे एक और आपने कांस्टेंट डिफाइन करनी है, उसको आपने नाम देना इनपुट टेक्स्ट, और सेकंड आपने इसको पैरामीटर देना है सेट इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि हमने इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया वाला पोर्शन है उसके अंदर टेक्स्ट भी देना है और उसको सेट भी करना है। फिर उसके बाद यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हम इसको एक खाली दे देंगे, इसके अंदर हमारे पास एक इम्पटी हो, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने कोई वैल्यू नहीं देनी। उसके बाद हम इसको एक फंक्शन लगाएंगे कि आपके पास जो टेक्स्ट हैंडलर है, ये टेक्स्ट हैंडलर, इसको हम बाद में जो हमारा क्रिएट नोड वाला कंपोनेंट है उसके अंदर इसको हम कॉल करेंगे। इसके अंदर हम लगाएंगे ई का मतलब है कि जिस भी एलिमेंट के अंदर हम इसको लगा रहे हैं उसका करंट वर्जन, उसके करंट एलिमेंट है उसके ऊपर ये काम करेगा। और सेट इनपुट
सेट इनपुट टेक्स्ट, और इनपुट के अंदर हम देंगे e.target.value। अब जिसके अंदर ये लगा होगा उसकी वैल्यू इस टेक्स्ट हैंडलर के अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, अभी हमारा टेक्स्ट हैंडलर भी डिफाइन हो गया। उसके बाद हमने लगा देना है इसको सेव। यहाँ पे एक और कांस्टेंट लोगे, उसको आपने लगा देना है सेव हैंडलर, और इसको भी आप सेम उसी तरह से एरो फंक्शन की तरह डिफाइन करोगे यहाँ पे। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि एक आपने लगा देना है सेट नोट्स। अच्छा, अब जब इसको आपने डाटा को सेव करना है ना इसके अंदर, तो आपने इसके अंदर एक अलग से छोटा सा फंक्शन लगाना है सेट नोट्स के नाम से। सॉरी, बल्कि फंक्शन नहीं लगाना, ये जो आपके पास वेरिएबल है ना, ये वाली सेट नोट्स वाली, इसके अंदर हमने डाटा जो है इसका अपडेट कर लेना है। सेव हैंडलर के अंदर जो भी हमारा डाटा आएगा उसको हम लेंगे इनपुट्स के अंदर टेक्स्ट एरिया से, और उस टेक्स्ट एरिया वाले डाटा को हम इस सेट नोट्स के अंदर स्टोर करवा देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट नोट्स है, और सेट नोट्स इसको हम जहाँ पे कॉल करेंगे जब भी हम डाटा अपडेट करेंगे सेट नोट्स के अंदर, तो इस वेरिएबल के अंदर डाटा हमारा अपडेट होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट नोट्स, और सेट नोट्स के अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने एक फंक्शन लगा देना है, उसको आप नाम दो प्री स्टेट। इसके अंदर एक आपने ऐसा मैंने पैरामीटर लगा देना है प्री स्टेट के नाम से, और यहाँ पे, और इसके अंदर आप यहाँ पे दोगे बड़ी ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपने ना यहाँ पे नहीं दे देनी करली ब्रैकेट्स दोगे तो आपके पास वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये डाटा हमारे पास होना है एरे के अंदर। तो आपने यहाँ पे इसको देना है एरे वाला सेक्शन बड़ी ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करोगे, ट्रिपल डॉट और प्री स्टेट। अब आपको अगर जो स्प्रेड ऑपरेटर उनका नहीं पता तो उसके लिए अलग से जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा देखोगे तो आपको स्प्रेड ऑपरेटर और बाकी भी जितने जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक हैं उनकी समझ आ जाएगी। अब उसके बाद आपने ये जो प्री स्टेट है इसके अंदर अब इसके बाद आपने इसको कॉमा लगा देना है। उसके बाद आपने देने करली ब्रैकेट से किस नेम के साथ हमने इसको सेव करना है, तो हम यहाँ पे आईडी लगाएंगे। एक हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट आईडी देनी है। अब इसके अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट आईडी को लगाने के लिए आपके पास एक प्लगइन आता है, npm पैकेज आता है, उसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे cd हमारे पास है नोट ऐप, उसके अंदर आया, और फिर हमने लिखना है npm i, और फिर आपने लिखना है uuid। ठीक हो गया। अब 1 या 2 मिनट के अंदर ये आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक आप इसका जो बाकी कोड है वो लिख लो। तो आपने यहाँ पे करना इम्पोर्ट। अब इसका फ़ायदा में क्या होना है कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से हम नोड.js में काम करते हैं या MongoDB में काम करते हैं, उस तरह से इसने हमारे पास एक लॉन्ग आईडी क्रिएट कर देनी है। उसका हमें फ़ायदा होता है। ये तो जस्ट एक प्रोजेक्ट के लिए आपको समझाने के लिए कि आपको ये थोड़ी सी इस चीज़ की भी समझ आ जाए, लेकिन अदरवाइज़ आप इससे बड़े प्रोजेक्ट में जब इस्तेमाल करते हो तब आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो छोटे प्रोजेक्ट्स में ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं मैं आपको लगाना सिखा रहा हूँ। वैसे अगर आईडी आप ना भी लगाओगे इसके प्रोजेक्ट के अंदर तो आपका काम होगा, लेकिन आईडी लगा दोगे तो वो थोड़ा सा और एफिशिएंट और प्रोफेशनल हो जाएगा। अब इंपोर्ट के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे v4, और v4 को आपने करना इंपोर्ट एज uuid। ठीक हो गया। और इसको आपने करना है यहाँ पे फ्राम, और यहाँ पे uuid आपके पास आ रहा है ये वाला, इसको आपने कर दिया। और अब इसकी आईडी को आपने दे देना है, ये पहले uuid, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक रैंडम आईडी हर दफ़ा क्रिएट करेगा। उसके बाद आपने इसको एक एट्रीब्यूट देना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर आपने देना इनपुट टेक्स्ट। अब इनपुट टेक्स्ट आपका ये जो स्टेट है इसके अंदर आ गया। अब ये अपडेट होगा आपका टेक्स्ट एरिया से, और अल्टीमेटली आपका जो टेक्स्ट है वो सेव हैंडलर से होता हुआ इसके अंदर पास हो जाएगा, और आपका जो टेक्स्ट है इस प्री स्टेट के अंदर आएगा। फिर उसके बाद जब इसको हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये हमारा जो टेक्स्ट है ये लोकल स्टोरेज में चला जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब जब भी इसको हम क्लिक करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो हमारी इनपुट है सेट इनपुट, ये खाली होनी चाहिए, सेट इनपुट ये हमारी एम्प्टी होनी चाहिए। अब ये हमने प्लगइन ये आपने फंक्शन लगा दिया, हम इसमें सेव हैंडलर भी लगा दिया और ये टेक्स्ट हैंडलर भी लगा दिया। तो अब इसको हमने कॉल किस तरह से करना है? अब इसको कॉल करना बहुत ही आसान है। सिंपली जहाँ पे आपने इस प्लगइन को इंपोर्ट किया हो ना क्रिएट नोड को, आपने यहाँ पे इन सबको लगा देना। सबसे पहले आपके पास आता है टेक्स्ट हैंडलर, यहाँ पे टेक्स्ट हैंडलर लगाओ, इसके बाद आप इक्वल और इसको टेक्स्ट हैंडलर के इक्वल कर दो। सेकंड आपके पास है यहाँ पे सेव हैंडलर, तो सेव हैंडलर को इक्वल करो और इसके अंदर आप लगा दो सेव हैंडलर। थर्ड आपके पास आ रहा है जो एट्रीब्यूट वो आपके पास आ रहा है सबमिट वाला, जब आपने इसको सबमिट करना तो यहाँ पे आप सेव लिखो। सेव बल्कि हमारे पास हो गया, हमारे पास है इनपुट टेक्स्ट वाला, इनपुट टेक्स्ट, और इनपुट टेक्स्ट को भी आप यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट के साथ आगे पास कर दोगे। अब ये आपके तीन समझ एक तरह के इसके एट्रीब्यूट्स लग गए। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ रहा है टेक्स्ट हैंडलर, इसका आप एक दफ़ा यहाँ पे लिख लो
एक ही लाइन के अंदर टेक्स्ट हैंडलर और उसके बाद सेव हैंडलर के बाद आपके पास आ रहा है इनपुट टेक्स्ट। ये तीन, अभी तीनों को यहाँ से कट कर लो। कट करने के बाद आप का ये जो क्रिएट नोड है इसके अंदर आप इसको इंपोर्ट कर लो। तो इसके बाद इसी फंक्शन के अंदर जहाँ पे आप पैरामीटर लगाते हो इसके अंदर आप इन सब वैल्यूज़ को लगा दो। अब इन सब वैल्यूज़ को लगा दिया। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आप इनके फंक्शन के अंदर सेट कर दो। जिस तरह से हमारे पास ये जो है ना टेक्स्ट एरिया की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू, और उसके बाद इसको हम देंगे ऑन चेंज फंक्शन। इसके ऊपर आपने इसको लगा देना ऑन चेंज। अब इसके ऊपर हम डाटा को चेंज करें, किधर गया हमारा इवेंट, ऑन चेंज। और इसके अंदर जो आपके पास टेक्स्ट हैंडलर है इसको कॉपी करो और सबसे पहले इसकी वैल्यू के ऊपर लगा दो। फिर आपका आ रहा है इनपुट टेक्स्ट को आपने लगा देना इसकी वैल्यू के ऊपर, और टेक्स्ट हैंडलर को आपने लगा देना इसके ऑन चेंज के ऊपर, कि जब इसके अंदर हम डाटा चेंज करेंगे तो टेक्स्ट हैंडलर के अंदर इसका डाटा अपडेट हो जाएगा। और लास्ट आपके पास आ रहा है सेव हैंडलर, तो इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे और इसको आप लास्ट पे ऑन क्लिक के ऊपर लगा दोगे, ऑन क्लिक, और यहाँ पे आप इसको लगा दोगे। सेव किया। अब फार्म को चेक करते हैं तो हमारे पास ये फार्म आ गया और लास्ट पे हमारे पास सेव वाला बटन आ गया। अब इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख के जब इसको सेव करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा। ये देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया था, लास्ट पे हमारा जो टेक्स्ट है वो किधर गया, हमारा क्रिएट नोड और नोट्स कि लास्ट में हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर टेक्स्ट हमारा गायब हो जाए। अगर इसको मैं काट करूँगा और अब इसके अंदर कोई भी डाटा लेके सेव करूँगा तो ये हमारे पास डाटा जो है वो जो ये टेक्स्ट है ये गायब नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं इसको ये फंक्शन लगाऊंगा तब ये हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई, यहाँ तक हमारा कोड जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने कि जो आपका टेक्स्ट आ रहा है, अब इस टेक्स्ट को आपने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाना है। उसके लिए आप यूज़ करते हो लोकल स्टोरेज का। तो यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज को लगाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करना यूज़ इफेक्ट का, यूज़ इफेक्ट। और यूज़ इफेक्ट को आप, ये आपके हुक्स हैं, जिस तरह से यूज़ स्टेट है उस तरह से आपको यूज़ इफेक्ट है। इसके अंदर आप एरो फंक्शन और यहाँ पे आप इसको डिफाइन करोगे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि लोकल स्टोरेज को लेना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब सेट का मतलब होता है इंसर्ट करना डाटा को। और उसके बाद आपने जो यहाँ पे नाम रखा था, यहाँ पे आपने नाम रखा था माई डाटा, सेम इस नाम को आपने यहाँ पे रख देना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और आइटम को आपने सेट करना है माई डाटा नेम के साथ। उसके बाद इसी के अंदर आपने कॉमा लगा के इसको सेकंड पैरामीटर देना है कि कौन सा टेक्स्ट इसके अंदर जाए, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और स्ट्रिंग के अंदर हम जो नोट्स आपका है उसको आप यहाँ पे पास कर दोगे कि जो भी नोट्स के अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए। अब इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे और साथ में इंस्पेक्ट एलिमेंट, और साथ में हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा क्लोज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा डाटा जो सबमिट हो रहा था। अब इसको अगेन रीलोड करते हैं। अब इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, बाबर लिखता हूँ, सेव किया तो हमारे पास यहाँ पे जो बाबर है वो सेव हो गया। अब यहाँ पे आप देखो तो बाबर हमारे पास इसके अंदर सेव हो रहा है। और यहाँ पे इसको ओपन करो और अगर इसको हम रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास डाटा जो है वो स्टिल मौजूद है। लेकिन ये हमारे पास एरर आ रहा है कि इसकी आईडी आई थिंक वो इसके अंदर स्टोर नहीं हो रही। तो लेट मी चेक कि इसकी आईडी क्यों नहीं स्टोर हो रही। तो यहाँ पे इसका सेकंड पैरामीटर हमारे पास आईडी है और आईडी को हम डिफाइन कर रहे हैं एज यू आई डी। तो इसको होना चाहिए, इसको गेम करता हूँ यू आई डी, सेव किया। अब इसके अंदर हम कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं, सेव किया और लोकल स्टोरेज के अंदर थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी बाई डिफ़ॉल्ट ये आईडी ये 1 और 0 भी आ रही है, तो इसकी वजह से दूसरी आईडी भी आनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए ना वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये हमारा चूँकि एक फंक्शन है तो इसको हमने यहाँ पे भी जो ब्रैकेट्स हैं वो नहीं लगाई। अब जैसे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, अब इसके अंदर हम कोई डाटा इंटर करेंगे, सेव करेंगे तो हमारे पास एक आईडी आ जाएगी। हमारे पास एरर क्या आ रहा था कि हमने इसके आगे वो जो प्रिंसेस थे वो नहीं लगाए थे, छोटी ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, सबको एक दफ़ा क्लीन करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी हम डाटा लेके जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारे पास नीचे सेव होगा और साथ में इसकी आईडी जो है वो भी सेव हो गया। अगर यहाँ पे देखो तो जैसे मैं ऐड करता जाऊँगा साथ में आईडी और टेक्स्ट भी इसका ऐड होगा। अब टेक्स्ट चूँकि मैंने इसके अंदर कोई भी नहीं लिखा, अब टेक्स्ट लिखता हूँ तो हमारे पास टेक्स्ट भी स्टोर हो रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो ये हमारा जो डाटा है वो स्टिल मौजूद है, लोकल स्टोरेज के अंदर इंसर्ट है।
ठीक हो गया। अब एक काम आपका हो गया। अब आपने इस डाटा को यहाँ पे गेट करना है, तो इसको गेट करने के लिए आप इसके अंदर एक मैप लगाते हो। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ मैप का। तो हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा है किसके अंदर, ये नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे नोट्स डॉट मैप, और मैप के अंदर आप एक फंक्शन लगाओगे, इसके अंदर आप वैल्यू दोगे उसको आइटम, या आप जस्ट नोट भी कर दो तब भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन लेने हैं पैरेंथेसिस, मतलब छोटे ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाने जिस तरह से हम फंक्शन के अंदर लगाते हैं। और यहाँ पे हम एक li के टैग के अंदर इसको चेक कर लेंगे, li का टैग, और यहाँ पे ठीक हो गया। और यहाँ पे हम जस्ट एक दफ़ा जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करवा देंगे, आइटम डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे इसको क्लोज किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब ये हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो सारा आ रहा है। अब जितना भी हमने टेक्स्ट इसके अंदर इंटर किया वो यहाँ पे आ रहा है। अब इस टेक्स्ट को हमने अलग से कंपोनेंट के अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये जो आई थिंक नोट के नाम से किया था, नोट्स, और एक और था हमारे पास फाइल नोट के नाम से। अच्छा, अभी हमारे पास नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करो, उसको आप नाम दे दो node.js। अब node.js के अंदर आप एक कंपोनेंट लगाओ, जिस तरह से आप लगाते हो कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आप नाम दे दो नोट। सेम इसको यहाँ पे इक्वल करो, और यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे कर दो इसकी वैल्यू रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लगाओ, और लास्ट में आप इसको एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद आप नोट को यहाँ पे लिख दो। अब ये नोट है इसको आप इंपोर्ट कर लो नोट्स के अंदर। यहाँ पे आप लिखो इंपोर्ट नोट फ्राम नोट्स, और इसको आप जहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ये क्रिएट नोट्स, इसके ऊपर इस मैप के अंदर आपने इसको लगा देना है। मैप के अंदर आपने क्यों लगाना है, क्योंकि हमने इस कंपोनेंट को ही मैप करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे नोट, यहाँ पे नोट किधर गया, नोट ये वाला आ गया। अब अगर आप इसको मैं चेक करके आपको दिखाऊं, तो इस नोट के अंदर जस्ट हम एक जो डाटा उसको रिटर्न करते हैं, तो जितना हमारा डाटा ऐड हुआ ना उस हिसाब से इसका जो वो मेरा टेक्स्ट है वो हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे इसमें ये एच और जी जी करता हूँ, ये देखें एच और जी जी जितनी हमारे पास आइटम्स हैं वो इसके अंदर हमारे पास शो हो रही हैं। उस वैल्यू को उतनी दफ़ा ये रिपीट करके प्रिंट करवा रहा। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर इसको वैल्यू सेट करनी है, उसके लिए आप आओगे नोट्स के अंदर, और ये आपकी आईडी, आपकी आइटम्स, और जितने मतलब सबसे पहले आपके पास आईडी, तो आप यहाँ पे लगाओगे आईडी इज इक्वल टू आइटम अंडरस्कोर डॉट आईडी, और उसके बाद इसको आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट दोगे, टेक्स्ट को आप इक्वल करोगे यहाँ पे आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब ये जो टेक्स्ट और आईडी है इसको आप पास कर दोगे इस नोट के अंदर। तो यहाँ पे आप अगेन इसको दोगे करली ब्रैकेट्स के बाद आईडी के बाद आप इसको दोगे टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को जैसे आप इसके अंदर लिखोगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो इस पेज के अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हम लेंगे एक डिव, और डिव इधर गया डिव, और इसको आपने क्लास लगा देनी है नोट, क्लास लगानी है आपने इसको नोट, और नोट के अंदर आपने क्या करना है एक और डिव लेनी है, या फिर पैराग्राफ का टैग लो जो भी आप लेना चाहो, और इसके अंदर जस्ट आप इस टेक्स्ट को प्रिंट करवा दो कि ये वाला टेक्स्ट हमारे पास शो हो जाए। तो आपके पास डिव के अंदर टेक्स्ट जो है वो शो हो जाएगा। और उसके बाद आपने एक बटन का टैग यहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे बटन लिखोगे यहाँ पे, और बटन के अंदर आप लिख दोगे डिलीट। अब जितनी हमारे पास आइटम्स ऐड हैं उस हिसाब से हमारे पास टेक्स्ट और साथ डिलीट वाला बटन भी हमारे पास शो हो रहा है। तो अब जो डिलीट वाला बटन है इसके ऊपर हम डिलीट वाली फंक्शनैलिटी लगा देते हैं, और बाद में हम इसको अच्छे से स्टाइल कर लेते हैं। तो आते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम लगाते हैं ऑन क्लिक के ऊपर, कि जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें देन हमारे पास एक फंक्शन चल जाए डिलीट, और यहाँ पे डिलीट हैंडल का यहाँ पे, और इसके अंदर हम पास कर देंगे आईडी, ये वाली आईडी इसके ऊपर पास हो जाए। अब इस डिलीट को हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, इस डिलीट वाले हैंडल को, और इस डिलीट वाले हैंडल को आपने नोट्स के अंदर आके इसके अंदर भी पास कर लेना है।
यहाँ पे आप लगाओगे डिलीट और इसको आप इक्वल कर दोगे डिलीट के। अब ये आपका फंक्शन लग गया। अब इस फंक्शन को आपने इस लोकल स्टोरेज के ऊपर जाके डिफाइन कर लेना है। उससे पहले ये आपका फंक्शन है जहाँ पे आपने इसको कॉल किया ऑन क्लिक के ऊपर, इसको आप हमेशा देते हो एरो फंक्शन के अंदर, तो मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया था। अब इसको हम देखते हैं सही से कि हमने यहाँ पे लगाने हैं छोटे ब्रैकेट जिसे प्रिंसेस बोलते हैं और इसके ऊपर हमने डिलीट हैंडल। अब ये हमारे पास फंक्शन लग गया। अब ये हमारे पास आ रहा है नो डिलीट वाला। अब इस जहाँ पे आपके पास यूज़ इफेक्ट आ रहा है ना, यूज़ इफेक्ट के ऊपर आपने इसको कॉल कर लेना है डिलीट हैंडल, और यहाँ पे आप लिखोगे कांस्टेंट डिलीट और इसको आप इक्वल करोगे और यहाँ पे इस तरह से। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आईडी पास करनी है जिस आईडी के थ्रू ये डिलीट हो रहा है, क्योंकि आईडी इसके अंदर ये कैरी हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट फिल्टर आइटम, या आप जस्ट फिल्टर लगा दो तब भी कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फिल्टर नोट्स इज इक्वल टू नोट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर के बाद इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे इसको नोड, और अगेन हम इसके अंदर एरो फंक्शन, और जो भी इसकी आईडी आ रही है नोड इज आईडी, अगर नॉट इक्वल टू आईडी के देन क्या करो, देन हमारे पास जो सेट हमारे पास आ रहा है नोट्स, सेट नोट्स के अंदर ये फिल्टर वाले को पास कर दो, फिल्टर नोट्स को पास कर दो। अब इसको सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो डिलीट आइटम इज नॉट अ डिलीट हैंडल इज नॉट अ डिफाइन, तो अभी हमने इसको डिफाइन कर तो दिया है डिलीट हैंडल, इसको सेव किया और यहाँ पे, और इसके अंदर भी हम इसको सेव डिलीट हैंडल, ये भी हमारे पास डिलीट हैंडल लग गया। नोट्स के अंदर भी हमने इसको पास कर दिया और अब ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। अब तो अब इसको हम डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आइटम हमारे पास डिलीट हो रही है। सम टाइम कुछ कोड इसका ना बाद में अप्लाई होता है, एग्जैक्ट उस टाइम नहीं होता। जब भी आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होता है ना साथ, और आप काम कर रहे होते हो लोकल होस्ट के ऊपर, देन आपका हमेशा थोड़ा सा स्पीड में इशू रहता है, चाहे आप, लेकिन अगर आप जब यूज़ ना कर रहे हो इंटरनेट और आप लोकल होस्ट पे हो तब फास्ट वेबसाइट काम करती है। तब आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, चाहे PHP में करो, चाहे आप करो इस रिएक्ट के अंदर, या आप नोड.js के साथ काम कर रहे हो, लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, तब आपका कोड उसी वक्त वर्क करता है। लेकिन जब आपके पास नेट कनेक्ट हो तो सम टाइम थोड़ी सी देर ले लेता है। अब ये इसके ऊपर हमने तमाम फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई कर दी, इसके ऊपर हमने आइटम्स को ऐड करना डिलीट करना सारा सीख लिया। अब आते हैं इसकी CSS की तरफ। अब इसकी CSS जो है वो बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। वैसे तो मैं आपको CSS की फ़ाइल जो वैसे प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो इसमें मैं आपको थोड़ी चीज़ें जो है ना वो समझा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स जैसा आपने स्टार मार्क लगा के सब के ऊपर लगा देना है। ये CSS की फ़ाइल आपको अवेलेबल भी है सोर्स कोड के अंदर, बाकी कोड भी सारा अवेलेबल है, आप इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। मुश्किल CSS इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। उसके बाद आपने जो आ रहा है इसके बॉडी, इसके ऊपर आपने फ़ॉन्ट लगा देना। फ़ॉन्ट आप कोई भी लगा सकते हो, मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट था कंप्यूटर के अंदर तो मैंने उसी को लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास H1 की हेडिंग है उसको आपने पैडिंग 50 पिक्सल और 0 पिक्सल लगा देनी है। बैकग्राउंड उसको आपने थोड़ा सा लाइट लगा देना। आप इसको सेव करके यहाँ से चेक करोगे तो आपके पास अच्छा, इसको आपने भी लिंक नहीं किया तो इसको हम लिंक करेंगे नोट्स ऐप के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको स्टाइल इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ./style.css। अब इसको हम चेक करते हैं तो ये हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब ये इसके ऊपर हेडिंग के ऊपर ये कलर अप्लाई हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जितनी भी बाकी आइटम्स हैं इसके ऊपर आपने थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। तो कुछ इसके ऊपर ऑलरेडी की हुई है, जिसमें हमारे पास नोट्स के अंदर दोनों नोट्स हमारे पास हैं, एक हमारे पास व्यू के लिए और एक हमारे पास है दूसरे के लिए डाटा को सबमिट करने के लिए। उसके बाद आपने अगेन आना है माई नोट्स और इसके नीचे आपने ये वाला कोड लगा देना। इसमें हमारे पास डिलीट बटन हमने स्टाइल किया है और नोट को सेव करने वाला बटन जो है वो स्टाइल किया है। उसके बाद नोट के अंदर जो फुटर आ रहा है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया ताकि उसका जो कंटेंट है वो साइडों पे चला जाए। अब इसको सेव करके यहाँ अगर आप देखो तो इसको रीलोड करो तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा कुछ कोड वर्क नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि इसकी क्लासेज में मसला है। आई थिंक इसकी क्लासेज जो हमने सही से नहीं लगाई। ये डिलीट BTN को हमने आई थिंक नहीं लगाया होना नोट्स के अंदर। अगर हमें नोट्स के ऊपर इसको हमने क्लास नहीं लगाई तो क्लास हम इसको लगा देंगे यहाँ पे डिलीट BTN। अब इसको चेक करोगे तो ये आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब रेड कलर भी आ गया इसके ऊपर और बाकी सारा कोड भी इसके ऊपर आ रहा है।
अब ये जो आईडी है इसको यहाँ से डिलीट कर दो, क्योंकि हमने आईडी को प्रिंट नहीं करवाना, हमने जस्ट टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली 100% वर्क कर रही हैं। अब हमारे पास ना एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास पता हो कि कितने करैक्टर लेफ्ट हैं, कितने करैक्टर बाकी रह गए हैं। वो आपने सिंपली आ जाना क्रिएट नोट के अंदर। क्रिएट नोट के अंदर आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट को आप कर दो करैक्टर लिमिट, लेकिन उसको नाम दे दो करैक्टर लिमिट, और इसको आप इक्वल कर दो 100 के, कि हमारे करैक्टर की जो लिमिट है वो 100 हो जाए। उसके बाद करैक्टर लेफ्ट, और इसको हम इक्वल कर देंगे करैक्टर लिमिट माइनस इनपुट टेक्स्ट डॉट लेंथ के। ठीक हो गया। और ये आपके पास करैक्टर आ रहा है इसका लेफ्ट, इसको आप जस्ट लेफ्ट के साथ प्रिंट करवा दो। इतना सा आपने काम करना है, और ये आपके पास हो जाना कि कितने करैक्टर आपके बाकी रह गए। अच्छा, इसमें करैक्टर लेफ्ट इज़ नॉट डिफाइन, तो इसको भी आपने कांस्टेंट के अंदर करना है। हमने यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट नहीं लगाया। सेव किया, आप इसको चेक करोगे तो ये देखो, अच्छा करैक्टर लेफ्ट इज़ नॉट डिफाइन, अभी भी नहीं डिफाइन, अभी तो किया यार। करैक्टर लेफ्ट सेव तो किया हुआ है, करैक्टर लिमिट और डिफाइन है, और इनपुट टेक्स्ट डॉट लेंथ ये भी ठीक है, इसके साथ हम माइनस कर रहे हैं। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। और आपको पता है ना, वो थोड़ा सा कोड इशू कर रहा होता है स्पीड की वजह से। अब इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, साथ में आपको शो करवा रहा है कि कितने आपके करैक्टर बाकी रह गए। अब देखो, इसके अंदर कोई पैराग्राफ ऐड करता हूँ तो ये हमें 100 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उस तक अलाउ करेगा। अब देखो, अब इसके अंदर मैं सबमिट करता हूँ तो ये डाटा हमारे पास सेव हो जाएगा, और बाकी हमारे पास पता चलेगा कि कितने करैक्टर जो हैं वो बाकी रह गए हैं। ठीक हो गया। और ये जो आपके पास आ रहे हैं, ये कंटेंट आपका बाहर जा रहा है, तो क्योंकि हमने इसको सारे को एक लाइन के अंदर ही लिखा है। लेकिन इसके अलावा आप नोट के अंदर, जहाँ पे आपके पास ये लगा हुआ है नोट, और यहाँ पे ये देखिए साइलेंट सीसस ये वाली, अब यहाँ पे आपके पास नोट लगा हुआ है ना, नोट, इसको आपने जस्ट लगा देना है ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो इसको आप लगा दो हिडन। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो बाहर नहीं जाएगा, अब इसके अंदर ही रहेगा। अब डिलीट करो, ये आइटम हमारे पास डिलीट हो रही हैं, और ये देखते डिलीट हो गया। अब इसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ ऐड करते हैं या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। मैं इसके अंदर लिखता हूँ 10 days HTML, और सेव किया तो हमारे पास ये नोट ऐड हो गया। और उसके बाद अगेन हम बनाते हैं 20 days JS चैलेंज, और इंटर किया तो हमारे पास ये आ गया। इस तरह से आप इसके अंदर एक खूबसूरत सी नोट्स ऐप बना सकते हो। इसमें आप अपने नोट्स जो है वो रख सकते हो, रिमेंबर याद रखने के लिए, या वैसे भी आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हो। अब जब तक खुद से आप इसको डिलीट नहीं करोगे, इस ब्राउज़र के अंदर से ये नोट्स डिलीट नहीं होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पे भी आपको रिएक्ट JS की समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।